नागपुर में बाढ़ के जो हालात बने, क्या उसके लिए सिर्फ भारी बारिश जिम्मेदार है? कई जानकार इस तर्क को खारिज कर रहे हैं। बेहतर ड्रेनेज सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ऐसी स्थिति को संभाला जा सकता है। ऐसे तर्क भी सामने आ रहे हैं। नागपुर में बाढ़ के बने हालातों की वजह से शहर के कई भागों में नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति से बड़ा आर्थिक नुकसान व्यापारिक क्षेत्र को हुआ। नागपुर में बनी स्थिति को लेकर कई तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। संभवतः हर कोई ऐसी स्थिति के लिए कुछ घंटों में भारी बारिश को जिम्मेदार मान रहा है, लेकिन क्या दिखाई दी स्थिति के असर को कम किया जा सकता था, इसे लेकर भी अलग अलग तरह के तर्क सामने आ रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर नागपुर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सही व्यवस्था तैयार रहती तो ऐसी स्थिति ही नहीं आती। अमिताभ पावड़े सिविल इंजीनियर हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कई पदों पर कार्यरत भी रहे हैं। इन दिनों नागपुर में रहकर सिविक एक्टिविस्ट की भूमिका में हैं। उनका मानना है कि महज कुछ घंटों में बारिश का जो तर्क दिया जा रहा है और उसे बाढ़ की पैदा हुई स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है, जरूरी है कि नजरिया बदला जाए। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, 106 हुई है या 222 के करीब वाड़ी। एक्चुअली ये तो हरदम दस्तक देते रहा है आपको। हर थोड़ा भी बारिश आई तो ये ओवरफ्लो हो जाता है। बच्चे आपको खेलते हुए दिखते हैं यहाँ पे, ओवरफ्लो को देखने जाते हैं तो। बारिश ज़्यादा नहीं हुआ है। इसका नियोजन और व्यवस्थापन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे यानी स्पिलवे में हम लोग स्ट्रक्चर पे खड़े हुए हैं। दूसरा आगे में आप देखिए, वहाँ पे दीवार टूटी है। अगर वो उस दिन वो दीवार नहीं टूटती तो पूरा शंकर नगर में पानी फैल गया रहता। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, ड्रेनेज साफ़ होना चाहिए, उसका सिविल ऑडिट होना चाहिए कि वाकई साफ़ हुआ है या नहीं हुआ। ये बरसात के पहले धूपकाले में होने वाली चीज़ें हैं जो नहीं की गई। दूसरा, नाग नदी में उठा के आप मलबा भी डालो, कचरा भी डालो, जो सब रन ऑफ को लेके जाता है। छोटी सी स्ट्रीम है वो, वहाँ रोकने की ज़रूरत है इसको कि वो कचरा नहीं डालिए, वो स्ट्रीम साफ़ रखिए। पूरा सीवेज डायरेक्टली बिना ट्रीटमेंट के आप डाल रहे हैं। सभी पॉश बस्तियों से आके, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से आके पूरा सीवेज जा रहा है उसमें। और दूसरी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हुई थी यहाँ पे कि छतों का पानी ख़राब ना हो, वहीं ज़मीन में मुरे और उस यानी रिच जाए उसमें और फिर पानी उसका रीयूज़ हो, तो वो नहीं किया गया। उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। वो बहुत ज़रूरी है। अमिताभ पावड़े के मुताबिक अगर हमारे पास पहले से अंबाझरी तालाब के संरक्षण के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सही तरीके से अमल में लाए जाने का प्लान होता, तब ऐसी स्थिति नहीं बनती, क्योंकि हमारे पास यंत्रणा पानी को जमीन के भीतर भेजने की होती। अब जो स्थिति बनी है उसमें जो नुकसान हुआ सो अलग, लेकिन जो पानी आसमान से बरसा वो भी बर्बाद हो गया। इसका आउटफ्लो का मैनेजमेंट कंक्रीट के इसमें यदि सैंड पाइल से और ये किए करके यदि ज़मीन में डाला जाए और उतना पानी ना जाए उस तरफ, उसका नियोजन किया जाए तो ये बड़ी आसानी से होता। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं आती है। मैक्सिमम जो अभी तक के आज तक के जो बारिश हुई है 1994 में आई हुई है आपके यहाँ 304 mm, 1 फुट का पानी आया हुआ है एक दिन में। वो मैक्सिमम है। उसके हिसाब से यदि हम लोग ये प्लान करें तो बहुत आसानी हो सकती है। आज पूरा का पूरा हर बस्ती का पानी डायरेक्टली स्ट्रीम्स में जा रहा है, कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया जा रहा है। तो ये सब करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, जो बड़े बड़े सोक पिट्स और सैंड पाइल्स करके पानी ज़मीन में रुबाई करने की, ये जहाँ जहाँ पॉसिबल वहाँ सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि हम लोग पानी के मामले में ख़त्म हो चुके हैं। वी आर ऑलरेडी अ वाटर स्ट्रेस कंट्री एंड वी आर नियरिंग वाटर स्केर्सिटी कंट्री। अमिताभ पावड़े अंबाझरी तालाब के ओवरफ्लो पॉइंट में हुए निर्माण कार्य पर भी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। उनका कहना है कि बाकी जगह छोड़िए, तालाब के ओवरफ्लो पॉइंट में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जरूरी है कि जब हम आगे बाढ़ की स्थिति के नियंत्रण को लेकर उपाय योजनाएं करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर अधिक ध्यान दिया जाए, ताकि पानी बर्बाद होने से बच जाए और ऐसी स्थिति की भयावहता से भी बचा जा सके।